Hello dear student, this is the next video of 6th chapter history, peasants and farmers. In previous videos, we discussed about the stories of England and USA, how the modernization and technology destroyed the life of peasants and affected the ecological system adversely. In this video, we will discuss how did Indian cultivators respond to their entry into the modern world of international commerce and trade. In this way, we will focus on one story, the production of opium, to get an idea of what colonial rule meant to peasants and how the market operated in the colonies. The Indian farmers and opium production. British rule was established in India after the Battle of Plassey 1757. British trade or British rule became more strong after the Battle of Plassey, which was fought between the Sirajuddaulah, who was the Nawab of Bengal, and East India Company in 1757. In this battle, Sirajuddaulah was defeated, and the Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of company won in India. लैंड रेवेन्यू वॉज मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम फॉर ब्रिटिश, और क्योंकि 1757 के बाद ब्रिटिश रूल स्ट्रांग हो गया, ब्रिटिश ट्रेड स्ट्रांग हो गया, और ब्रिटिशर्स के लिए जो सोर्स था इनकम का वो था लैंड रेवेन्यू, इसीलिए उन्होंने उस पर फोकस किया, और फॉर दिस दे इम्पोज मैनी रेवेन्यू सिस्टम ऑन इंडियन पीसेंट्स. टू बिल्ड resources of state, they imposed regular system of land revenue, increase revenue rate and expand area under cultivation. और इसके लिए उन्होंने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जो रेवेन्यू था उसे इंक्रीज़ किया, और साथ ही साथ जो कल्टिवेटेड एरिया था, कल्टिवेशन की जो एरिया था उसे भी एक्सपेंड किया टू गेट मोर रेवेन्यू. द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्टर डिक्लाइन एज कल्टिवेशन इंक्रीज्ड. फॉरेस्ट एंड पास्टर लैंड were very important for Indian dwellers, for peasants. लेकिन जैसे जैसे कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज़ कर दिया गया तो जो फॉरेस्ट और पास्टर्स थे वो डिक्लाइन होते गए, वो डिप्लीट होते गए. दिस क्रिएटेड माइजरी फॉर इंडियन पीसेंट्स एंड पेस्टोरलिस्ट, और इस वजह से जो इंडियन पीसेंट्स और पेस्टोरलिस्ट थे उनके लिए एक बेड टाइम आ गया. Their access to forest and grazing land was restricted by rules and regulations. Different forest law बनाए गए जिसके थ्रू जो एंट्री थी उनकी फॉरेस्ट में जाने के लिए जो एंट्री थी उस पर restrictions लगा दिए गए. In colonial period, India come to produce indigo, opium, sugarcane, cotton, jute and several other crops for export to the feed the population of urban Europe and to supply the meals of the Lancashire and Manchester in England. कॉलोनियल पीरियड में, जब इंडिया में कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, तो उस टाइम पर मोस्टली जो इंडियन पीसेंट्स थे उन्हें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने होते थे हु फुलफिल द डिमांड ऑफ अर्बन यूरोप, जैसे कि इंडिगो, ओपियम, शुगर केन, कॉटन, जूट, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे जो ब्रिटिश मिल थी जैसे कि लैंकाशायर, मैनचेस्टर, इंग्लैंड की, और साथ ही साथ जो अर्बन यूरोप ड्वेलर्स थे उनकी जो डिमांड थी उसको भी फुलफिल किया जाता था इन क्रॉप्स के थ्रू. टी वॉज वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन. द टेस्ट ऑफ टी द ट्रेड विद चाइना. टी जो कि चाइना में प्रोड्यूस होता था, इसके लिए उन्होंने किस तरीके से ट्रेड किया चाइना के साथ, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इन लेट 18th सेंचुरी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बाइंग टी एंड सिल्क फ्रॉम चाइना फॉर सेल इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में बेचने के लिए चाइना से टी और सिल्क खरीदा जाता था 18th सेंचुरी में. इन 1785 अबाउट 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी वॉज बीइंग इम्पोर्टेड इनटू इंग्लैंड. इंग्लैंड में 1785 में 15 मिलियन पाउंड्स टी को इंपोर्ट किया जाता था. बाय 1830s इट जम्प टू 13 मिलियन. तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो डिमांड है टी की वो इंग्लैंड में इंक्रीज़ हो रही है. कंपनी
केम टू डिपेंड ऑन टी ट्रेड, और इस तरीके से चाइना के साथ जो ट्रेड था कंपनी का वो टी पर डिपेंड हो गया। द कन्फ्यूशियन रूलर ऑफ चाइना वो सस्पिशियस ऑफ ऑल फॉरेन मर्चेंट्स, क्योंकि जो फॉरेन मर्चेंट्स थे, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल है, तो इंडिया में जब ये एज अ ट्रेडर आए तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर पूरे ट्रेडिंग पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। तो इसीलिए जो चाइना के कन्फ्यूशियन रूलर्स थे वो सस्पेक्टेड थे कि अगर हम इन फॉरेन मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को चाइना में एंट्री देंगे तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसे कैप्चर कर लेंगे। तो इसी डर से दे फेयर दैट मर्चेंट्स वुड इंटरफेयर इन लोकल पॉलिटिक्स एंड अफेक्ट देयर अथॉरिटी, सो चाइना रूलर्स वर अनविलिंग टू अलाउ द एंट्री ऑफ फॉरेन गुड्स। तो इसीलिए जो चाइना था वो फॉरेन गुड्स को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। दे कुड बाय टी only by paying silver coins or bullion. This meant an outflow of treasure from England. अब जब चाइना में कोई भी कॉमोडिटीज़ एंटर नहीं की जा रही थी तो, और टी का जो व्यापार था, टी का जो ट्रेड था वो इतना फेमस था, और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर थे, फुली डिपेंड थे टी के ट्रेडिंग पर, तो इसीलिए टी का व्यापार करना चाइना में, इसका मतलब था इंग्लैंड के लिए जो उनकी ट्रेजर है उसका डिप्लीट होना, उसका कम होना। पोर्चुगीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओपीम इनटू चाइना इन अर्ली 16th। द चाइनीज एम्परर हैड फॉरबिडन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपीम एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस बिकॉज द चाइनीज़ वर अवेयर ऑफ ओपीम एडिक्शन। अब इसके लिए जो ब्रिटिश ट्रेडर थे उन्होंने एक रास्ता निकाला कि किस तरीके से जो इंग्लैंड ट्रेजरी है उसके डिप्लेशन को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि ओपीम को ट्रेड किया जाए, ओपीम को एक्सपोर्ट किया जाए चाइना में, और इससे क्या होगा कि वो कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ के थ्रू व्यापार करेंगे, ओपीम का व्यापार करेंगे चाइना में और उससे टी लेंगे उसके बदले। लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में चाइना में ओपीम को इंट्रोड्यूस कराया, जिसे अफीम कहा जाता है। द चाइनीज़ एम्परर हैड फॉरबिडन, लेकिन जो चाइनीज़ एम्परर थे उन्होंने अफीम की जो सेल थी उस पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए थोड़ा बहुत इसे यूज़ किया जाता था। और रोक इसलिए लगाई थी अफीम की इम्पोर्टिंग पर क्योंकि जो पोर्चुगीज़ रूलर थे, चाइनीज़ रूलर थे, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि किस तरीके से अफीम उनके जो सब्जेक्ट है, उनकी जो प्रजा है, उसे एडिक्ट कर सकता है। मीन्स दे वर अवेयर दैट ओपीम was not good for the health of Chinese people. Therefore, they restricted on the import of opium. The English traders wanted a community which could be easily sold in China so that the import tea could finance a profitable way. इसीलिए जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो इलीगली चाइना में अफीम को एक्सपोर्ट करे और साथ ही साथ जो वो टी जो ख़रीदते थे उसके लिए प्रॉफिटेबल एक ट्रेड बन जाए, क्योंकि अब वो अफीम के बदले टी को खरीद रहे थे। वेस्टर्न मर्चेंट्स बिगेन एन इलीगल ट्रेड ऑफ अफीम इन मिड 18th सेंचुरी, और जो व्यापार बढ़ रहा था चाइना में ओपीम का वो इलीगली बढ़ रहा था। वेयर डिड ओपीम कम फ्रॉम? अब जो ये इंग्लिश ट्रेडर थे वो चाइना में ओपीम को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये ओपीम प्रोड्यूस कहाँ हो रहा था? अब यहीं से शुरू होती है इंडियन पीसेंट्स की स्टोरी। व्हेन द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल दे मेड अ फोर्ट टू प्रोड्यूस ओपीम इन द लैंड अंडर देयर कंट्रोल। जैसे ही उन्होंने बंगाल को कॉन्कर्ड किया, जब सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया 1757 में, तो जितना भी एरिया उनके कंट्रोल में था उस एरिया में उन्होंने ओपीम प्रोड्यूस करना शुरू करवाया। द इंडियन फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस ओपीम। जो इंडियन फार्मर्स थे, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि इंडियन फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस ओपीम। इसके कई रीज़न थे, जैसे कि दे वर नॉट विलिंग टू डाइवर्ट देयर बेस्ट फील्ड फॉर ओपीम। ओपीम की जो खेती होती थी, अफीम की जो खेती होती थी, उसके बाद वो जो लैंड था उसका जो जितना भी न्यूट्रिशियस होता था वो सब डिप्लीट हो जाता था आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ओपीम।
कल्टीवेशन बिकॉज इट वुड हैव रिजल्टेड इन पुअर प्रोडक्शन सीरियल्स एंड पल्सेस, और उसके बाद उस एरिया में, उस फील्ड में सीरियल्स और पल्सेस की खेती नहीं की जा सकती थी। तो एक रीज़न ये था कि जो इंडियन पीसेंट्स थे वो नहीं खेती करना चाहते थे अफीम की। मैनी कल्टीवेटर्स डिड नॉट ओन लैंड, बहुत से कल्टीवेटर्स जो थे उनके पास अपने खुद के लैंड नहीं थे। फॉर अफीम कल्टीवेटर्स दे हैड टू लीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड पे रेंट, और इसके लिए उन्हें करना पड़ता था कि लैंडलॉर्ड से ज़मीन किराए में ख़रीदनी पड़ती थी। डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग, और साथ ही साथ जो अफीम की खेती होती थी इट नीडेड लॉन्ग आवर्स टू नर्चरिंग इट। तो इसीलिए जो ओपियम की खेती होती थी वो उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता था पीसेंट्स को, और साथ ही साथ उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होती थी। गवर्नमेंट पेड वेरी लो प्राइस फॉर द ओपियम, और साथ ही साथ ये पीसेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता था क्योंकि जो गवर्नमेंट होती थी वो इसके लिए बहुत ही कम प्राइस पे करती थी। तो ये सारे रीज़न थे कि इसीलिए इंडियन पीसेंट्स वर अनविलिंग टू प्रोड्यूस ओपियम। हाउ वर अनविलिंग कल्टिवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओपियम, लेकिन फिर भी जो इंडियन कल्टिवेटर्स थे, पीसेंट्स थे, उन्हें ओपियम की खेती करनी पड़ी। उसके क्या रीज़न थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाय गिविंग एडवांस लोन द कल्टिवेटर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो ओपियम एज ऑन अ स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लैंड एंड हैंड ओवर द प्रोड्यूस टू द एजेंट्स। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एजेंट अपॉइंट किए। ये एजेंट्स तो जो चीफ होते थे, विलेज के जो हेडमैन होते थे, उन्हें ये जो लोन है वो प्रोवाइड कराते थे, और ये लोन कल्टीवेटर्स को दिया जाता था। और कल्टीवेटर्स इस तरीके से बाउंड हो जाता था कि उसी पर्टिकुलर एरिया में ओपियम की खेती करनी है, और जब भी हार्वेस्ट होता था वो पूरा हार्वेस्ट वो उसे एजेंट को देना होता था। द कल्टीवेटर्स ऑल्सो हैड टू एक्सेप्ट द लो प्राइस, कल्टीवेटर्स को लो प्राइस में भी जो अपना हार्वेस्टेड प्रोडक्ट होता था उसे बेचना पड़ता था। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द कल्टीवेटर्स बिगेन टू रिफ्यूज़ द एडवांसेस, लेकिन 18th सेंचुरी में कल्टीवेटर्स ने एडवांस लेने से मना कर दिया क्योंकि धीरे धीरे जो डेप्थ था, जो उधार था, उसमें जो पीसेंट्स थे वो फंसते जा रहे थे। इसलिए 18th सेंचुरी में कल्टीवेटर्स ने एडवांस लेना रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ कल्टीवेटर्स ने राइट्स किए। मैनी कल्टीवेटर्स सोल्ड देयर क्रॉप्स टू ट्रेवलिंग ट्रेडर्स हु ऑफर्ड हाई प्राइजेस, और इसके बदले कल्टीवेटर्स ने अपना हार्वेस्टिंग जो क्रॉप होता था वो उन ट्रैवलिंग ट्रेडर्स को देना शुरू किया जो उन्हें हाई प्राइस देते थे। लेकिन इसका पता जैसे ही ब्रिटिशर्स को पड़ा तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कई पॉलिसी इम्पोज की। बाय 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बंगाल हैड एस्टैब्लिश्ड अ मोनोपोली टू ट्रेड इन ओपियम। इसीलिए 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपियम ट्रेड पर मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। बाय द 1820s ड्रास्टिक फॉल इन ओपियम प्रोडक्शन इन ब्रिटिश टेरिटरी, लेकिन 1820s में क्या हुआ, जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, मतलब वो एरिया जहाँ पर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ था, वहाँ पर ओपियम की खेती बहुत कम होने लग गई, और इसके बदले इट प्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान विच वर नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। गवर्नमेंट instructed its agent in those princely states to confiscate all opium and destroy the crops. तो इसीलिए और गवर्नमेंट ने सेकंड ये स्टेप लिया कि जितने भी एजेंट थे उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो जितने भी स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हैं, वहाँ से जितने भी क्रॉप्स हैं ओपियम की, उसे जब्त कर ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। So in this chapter, we saw how rural areas in different parts of the world changed in the modern period. All sections of rural people were not affected in same way. Some gained, others lost. सभी जो सेक्शन थे रूरल एरियाज़ के, सभी एक जैसे अफेक्टेड नहीं हुए। जहाँ पर हम बिग लैंडलॉर्ड्स की बात करें और जो बिग फार्मर्स थे उनकी बात करें तो उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन जो दूसरे थे स्मॉल पीसेंट्स थे उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनकी जो जिस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती थी, जैसे कॉमन लैंड्स हो गए इंग्लैंड के, यूएसए के कॉमन लैंड्स हो गए, वो उनसे छीन लिए गए। इंडिया का जो फॉरेस्ट था, जो पास्चर लैंड था, वो छीन लिए गए। वहाँ पर जो एंट्री थी वो रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई थ्रू द ब्रिटिशर्स।
और जो उनकी लाइफ जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी वो उनसे छीन ली गई। और जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते तो इसका मतलब हमेशा ये लगाते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन जब हमने इस चैप्टर में पढ़ा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए, सोशल रेबेलियंस हुए, कॉलोनाइजेशन एंड रिप्रेशन हुआ।